हेलो एवरीवन, आज मैं स्नोड्रॉप का थर्ड एपिसोड एक्सप्लेन करने वाली हूँ। डायरेक्टर और हेड स्टूडेंट अंदर आती हैं और डायरेक्टर पूरा रूम चेक करने लग जाती हैं। वहीं किम देखते हैं कि विंडो ओपन है। जीसू और सोहू उसी विंडो के बाहर छुपे हुए थे। डायरेक्टर को बाथरूम के फ्लोर पर पानी देखकर शक हो जाता है कि कोई तो इस कमरे में छुप कर रह रहा है। किम कहते हैं पानी ज़रूर सीलिंग से आया होगा। इस पर डायरेक्टर कहती हैं लेकिन बारिश तो हुई नहीं, तो फिर पानी कहाँ से आ जाएगा। वहीं बुन जो कि इनका पीछा करते हुए यहाँ पर आ गई थी, वो हेड स्टूडेंट से विंडो की तरफ इशारा करके वहाँ पर चेक करने को बोलती है। हेड स्टूडेंट डायरेक्टर से कहती है, जिसके बाद डायरेक्टर विंडो पर जाकर चेक करती हैं, लेकिन वहाँ भी उन्हें कोई नहीं मिलता क्योंकि जीसू और सोहू विंडो की दूसरी तरफ छुपे हुए थे। डायरेक्टर किम से विंडो को बंद करने के लिए बोलती हैं। वहीं बाहर की तरफ जीसू का पैर फिसल जाता है और वो गिरने ही वाली थी कि तभी सोहू उसका हाथ पकड़ लेता है और उसे वापस से ऊपर की तरफ खींचकर उसे बचा लेता है। वहीं दूसरी तरफ डायरेक्टर कमरे से चली जाती हैं और वो रूम लॉक करवा कर किम से चाबियां भी ले लेती हैं। डायरेक्टर के जाने के बाद सोहू अब जीसू को लेकर अंदर आता है। बेचारी जीसू काफ़ी ज़्यादा डरी हुई थी क्योंकि वो गिरकर लगभग मरने ही वाली थी। सोहू उससे माफ़ी मांगता है क्योंकि ये सब उसकी वजह से हो रहा था। अब जीसू जाने के लिए खड़ी होती है कि तभी वो देखती है कि सोहू के घाव से ब्लड निकल रहा है। जीसू फौरन फर्स्ट एड बॉक्स लाती है और उसकी पट्टी करती है। फिर जीसू जाने के लिए जब दरवाज़ा खोलने की कोशिश करती है तो दरवाज़ा नहीं खुलता और वो समझ जाती है कि वो दोनों यहाँ पर लॉक हो गए हैं। सीन अब शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि जब जंगमिन जीसू को चेक करती है तो जीसू अपने बेड से गायब थी। जंगमिन फौरन रूम से बाहर निकलती है, तभी उसे रास्ते में किम मिलते हैं जो कि उससे कहते हैं जल्दी चलो, पहले हम दरवाज़ा खोलते हैं। दोनों काफ़ी ज़्यादा परेशान होंगे। वहीं दूसरी तरफ जीसू को कंफर्टेबल करने के लिए सोहू जीसू को पेपर प्लेन बनाना सिखाता है, जिससे जीसू का मूड थोड़ा तो ठीक होने लग जाता है। तभी किम और जंगमिन वहाँ पर पहुँचकर दरवाज़ा खोल देते हैं। किम सभी को बताते हैं कि आज से इस रूम की चाबी डायरेक्टर के पास रहेगी। सो यहाँ पर किम से पूछता है कि क्या कोई और रास्ता नहीं है हॉस्टल से बाहर जाने का, क्योंकि मुझे आज ही यहाँ से चले जाना चाहिए। मैं तुम लोगों को और मुश्किल में नहीं डालना चाहता। जीसू कहती है पर तुम अभी तक ठीक नहीं हुए हो, तुम कैसे जाओगे। किम भी कहते हैं कि यही सही रहेगा कि आज रात ही सोहू यहाँ से चला जाए। किम बेसमेंट में मौजूद एक इमरजेंसी एग्जिट के बारे में बताते हैं जिसके बारे में स्टूडेंट्स को नहीं पता। तभी जीसू कहती है रुको, ओपन हाउस कुछ ही दिनों बाद है ना। जंगमिन कहती है हाँ, उस दिन बाहरी लोग हॉस्टल के अंदर आ सकते हैं और वो टाइम बिल्कुल ठीक रहेगा सोहू को यहाँ से निकालने का। लेकिन सोहू कहता है नहीं, मुझे आज ही यहाँ से निकलना है। अब किम इन तीनों को लेकर जा ही रहे थे कि तभी रास्ते में अचानक से हेड स्टूडेंट इनके सामने आ जाती है जो कि नींद में चल रही थी। किम उसे दूसरी डायरेक्शन में भेज देते हैं और जब वो उसकी तरफ दोबारा देखते हैं तो उसमें उन्हें मिस सॉन्ग नजर आती हैं, जिसे देखकर किम यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा डर जाते हैं। सीन शिफ्ट होता है और अब ये चारों बेसमेंट में मौजूद उसी एग्जिट डोर के पास पहुंच जाते हैं। किम दरवाज़ा ओपन करने वाली थी कि तभी इन्हें कुछ आवाज़ें सुनाई देती है। बाहर देखने पर इन्हें पता चलता है कि दरवाजे के बाहर ही ली के बंदे तैनात हैं, मतलब सोहू के निकलने का कोई भी रास्ता नहीं बचा है। वहीं अब हमें दिखाया जाता है कि डायरेक्टर जब रूम की चाबी लॉकर में रख रही थी तभी वो एक और चाबी भी चेक करती हैं कि वो अपनी जगह पर है या नहीं। अब ये चाबी किस चीज़ की है ये तो हमें आगे ही पता चलेगा। अब अगले दिन हेड स्टूडेंट सभी को बता रही होती है कि पार्टी में क्या क्या होने वाला है। हर बार की तरह इस बार भी बहुत सारे गेम्स और फोक डांस होगा। इस पर हैरियंग कहती है फोक डांस नहीं, हमें डिस्को का अरेंजमेंट चाहिए। हेड स्टूडेंट जवाब देती है कि इसके लिए मुझे डायरेक्टर से परमिशन लेनी होगी। हैरियंग कहती है कि ये पार्टी डायरेक्टर के लिए नहीं है, इसलिए सारी चीज़ें उनके हिसाब से नहीं होनी चाहिए। अब जीसू सारे प्लान सुनने के बाद सोहू के पास पहुंचती है और उसे मैप दिखाते हुए समझाती है कि सेकंड फ्लोर ज़्यादा क्राउडेड रहेगा, तो हम वहीं से एंट्री लेंगे ताकि किसी को हम पर शक ना हो। सोहू यहाँ पर पूछता है कि सारे लड़के अंदर आ सकते हैं तो ऑफिसर भी तो अंदर आ सकते हैं। जीसू बताती है कि नहीं, वो ऐसे ही अंदर नहीं आ सकते क्योंकि अंदर आने के लिए टिकट लगता है और टिकट सिर्फ उन्हीं को मिलता है जिन्हें इन्वाइट किया जाता है। फिर सोहू कहता है कि मुझे माफ़ करना, तुम्हारी ये पहली ओपन हाउस पार्टी थी और मेरी वजह से तुम अपने पार्टनर के साथ एंजॉय भी नहीं कर पाओगी। जीसू कहती है कोई बात नहीं,
ये मेरी लास्ट ओपन पार्टी थोड़ी ना है, और वैसे भी क्या पता अगले साल मैं तुम्हें ही इनवाइट करूं। सोहू उसे देखता ही रह जाता है कि तभी जीसू ये कहकर भाग जाती है कि वो क्लास के लिए लेट हो गई। अब अगली सीन में हम ली को सोहू के रेंट हाउस पर तलाशी लेते हुए देख पाते हैं। तभी वहाँ पर गांगताय पहुँचता है, जिससे ली पूछते हैं क्या तुम सोहू को जानते हो। गांगताय काफ़ी कॉन्फिडेंस से जवाब देता है, हाँ मैं जानता हूँ उसे, हम दोनों काफ़ी करीब थे। ये जवाब सुनकर ली गांगताय को अपने साथ ले जाते हैं। पूछताछ में गांगताय ली को बताता है कि आखिर वो दोनों मिले कैसे थे। ली कहते हैं कि अगर तुम सोहू से दोबारा मिलोगे तो तुम सबसे पहले मुझे इन्फॉर्म करोगे। ली उससे हान के पास रहकर उनकी इन्फॉर्मेशन देने के लिए भी बोलता है। बेचारे गांगताय के पास और कोई ऑप्शन नहीं था, इसलिए वो ली का काम करने के लिए मान जाता है। अब अगली सीन में हम देखते हैं कि ली की टीम माउंट ओगुन पर सर्च कर रही होती है। दरअसल ली को पता चला था कि रिवर वन और उसके साथियों ने वहाँ पर कुछ हथियार वगैरह छुपा कर रखे हैं। वहीं दूसरी तरफ ऑफिस में चीफ ली के पास पहुँचते हैं और काफ़ी गुस्से मुझसे कहते हैं कि मैंने तुम्हें केस क्लोज करने के लिए कहा था। ली कहता है कि उनके पास काफ़ी सबूत हैं रिवर वन के खिलाफ, इसलिए वो पीछे नहीं हटेगा। इस पर चीफ कहते हैं क्या तुम ऑर्डर्स को मानना भूल गए हो। ली जवाब देता है कि जब हम बेकसूर लोगों को जासूस बताकर अरेस्ट करते हैं तब ये ऑर्डर्स कहाँ चले जाते हैं। ये बात सुनकर चीफ काफ़ी ज़्यादा गुस्से में आ जाते हैं और वो ली पर हमला करते करते रुक जाते हैं। फिर चीफ एक कॉल लगाते हुए कहते हैं कि हान पर नज़र रख रहे और होसू यूनिवर्सिटी के पास तैनात सभी एजेंट्स को वापस बुलाया जाए। कि तभी ली कॉल को बीच में ही कट कर देता है, मतलब वो किसी भी हाल में पीछे नहीं हटने वाला था। तो सीन अब शिफ्ट होता है सोहू की तरफ। वो एक्सरसाइज वगैरह कर रहा था, वहीं ली के बंदे हॉस्टल के बाहर नज़र गड़ाए बैठे हुए थे। जीसू छत पर आती है कपड़े फैलाने के बहाने से। वो अपने बास्केट में सोहू के लिए कुछ खाना लेकर आई हुई थी। ऑफिसर के वहाँ से हटते ही जीसू अंदर जाने के लिए जैसे ही आगे बढ़ती है कि तभी वहाँ पर बुन आ जाती है और उससे कल रात की बातें बताते हुए कहती है कि शायद वो जासूस यहीं पर छुपा हुआ है। बात करते करते बुन जीसू के कपड़े फैलाने लगती है, जिससे जीसू घबराने लग जाती है क्योंकि बास्केट में खाना रखा हुआ था। जीसू को घबराते हुए देखकर बुन कहती है क्या हुआ, क्या तुम मुझसे कुछ छुपा रही हो। जीसू जवाब देती है नहीं, मैं तुमसे कुछ क्यों छुपाऊंगी। बुन कहती है ये ठीक है, क्योंकि तुम्हें पता है ना डॉर्मेट्री में मैं सिर्फ तुम पर ही भरोसा करती हूँ। ये कहकर बुन वहाँ से चली जाती है। अब अगली सीन में हम चैंग सू, ताई इल और चीफ की वाइफ को देख पाते हैं। जी हाँ, ये फैशन डिज़ाइनर चीफ की वाइफ होती है। ताई इल की वाइफ इन दोनों को लेकर एक ज्योतिषी के पास आई हुई थी। यहाँ पर चैंग सू की वाइफ एक पेपर पर अपनी विश लिखकर ज्योतिषी को दे देती है। पेपर पर लिखा था कि वो चैंग सू को प्रेसिडेंट बनते हुए देखना चाहती है। ज्योतिषी कहता है ये कोई नामुमकिन नहीं है, तुम्हारा हस्बैंड काफ़ी होशियार है, वो प्रेसिडेंट बन सकता है, लेकिन इस साल उसका लक खराब है, उसके पूर्वजों ने जो गुनाह किए हैं उसकी वजह से। दरअसल चैंग सू गुन्यो क्लैन से बिलोंग करता है। ज्योतिषी बताता है कि गुन्यो क्लैन के लोगों ने इसने गॉड को मारा था, जिसकी वजह से चैंग सू पर यह बैड लक है। अगर चैंग सू की वाइफ चैंग सू का बैड लक खत्म करना चाहती है तो उसे 13 वर्जिन लड़कियों की बलि देनी होगी। वहीं अब हम दूसरी तरफ डायरेक्टर को देख पाते हैं, जो कि कहीं से आई थी और काफ़ी परेशान लग रही थी। सीन अब शिफ्ट होता है हारियोंग की तरफ। वो यून सियोल और जंगमिन के साथ बड़े ही गुस्से में कॉल ऑपरेटिंग रूम की तरफ बढ़ रही थी, क्योंकि उसकी रिंग और यून सियोल के जूते गायब हो गए थे। कॉल ऑपरेटिंग रूम में ही डायरेक्टर इन्हें मिल जाती हैं। हारियोंग उनसे बताती है कि उनकी कुछ चीज़ें चोरी हुई है, जिसे बुन ने चुराई है। डायरेक्टर इन्हें अपने ऑफिस में ले जाती हैं और कहती हैं क्या तुम्हारे पास कोई प्रूफ है कि तुम्हारी चीज़ें बुन ने ही चुराई है। जंगमिन को पूरा यकीन था कि ये बुन का ही काम है, क्योंकि उसने चोरी का सामान बुन को पहनते हुए देखा था, लेकिन वो ये बात यहाँ पर डायरेक्टर को नहीं बता सकती थी। तो कोई प्रूफ ना होने की वजह से डायरेक्टर इन्हें डांट कर भगा देती हैं। लड़कियों के चले जाने के बाद डायरेक्टर बुन को अपने ऑफिस में बुलाती हैं और कहती हैं तुम्हें क्या लगता है तुम उनकी चीज़ें चुराकर और पहनकर उनकी तरह बन जाओगी। तुम्हारी और उनकी लाइफ बिल्कुल अलग है, अपनी जगह कभी मत भूलना और तुम उनकी सारी चीज़ें लौटा दो और आइंदा से ये नहीं होना चाहिए। वार्निंग देकर डायरेक्टर बुन को छोड़ देती हैं। अब रात को हम देखते हैं कि हारियोंग को नींद नहीं आती, ये सोचकर कि आखिर डायरेक्टर एक चोर की साइड कैसे ले सकती हैं। इससे इन चारों को ही शक हो जाता है कि ज़रूर बुन और डायरेक्टर के बीच कोई रिलेशन है। वहीं अब हम डायरेक्टर को देखते हैं
जो कि एक तस्वीर को देखकर काफ़ी इमोशनल लग रही थी। अब अगले दिन जीसू लिस्ट बना रही थी कि उन्हें किसे इनवाइट करना है और किसे नहीं। यहाँ पर जीसू हायरयोंग से कहती है, क्या तुम गांग ताई के अलावा किसी और को नहीं बुला सकती, क्योंकि गांग ताई सोहू को जानता है। जीसू की बात सुनकर हायरयोंग अपने दूसरे बॉयफ्रेंड को इनवाइट कर लेती है। फिर जीसू जंगमिन से एक साइकिल का भी इंतजाम करने के लिए बोलती है, क्योंकि बाहर पुलिस होगी और पैदल जाने में सोहू के लिए खतरा होगा। अब ये चारों क्लास के लिए जाने ही वाली थी, तभी हायरयोंग कहती है, तुम सोहू के कपड़ों का क्या करोगी, उसे नए कपड़े ही चाहिए होंगे। जीसू कहती है वो इंतज़ाम कर लेगी। अब अगली सीन में हम जीसू को फ़ोन बूथ पर देख पाते हैं। वो कहीं पर कॉल करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन उसकी हिम्मत नहीं हो रही थी। काफ़ी हिम्मत जुटाने के बाद फाइनली वो कॉल कर देती है और हम व्यूवर्स देख पाते हैं कि उसने असल में कॉल चैंगसू के घर पर किया था। मेड कॉल को रिसीव करती है, जिनसे जीसू पूछती है कि क्या कल कोई घर पर रहेगा। मेड जवाब देती है कि नहीं, कल घर पर कोई नहीं रहेगा, तुम घर आ सकती हो। यहाँ पर चैंगसू की वाइफ इनकी बात ही सुन लेती है, जिसके बाद वो अपना कल का प्लान कैंसिल कर देती है। अब यहाँ पर सीन शिफ्ट होता है ताइल और चैंगसू की तरफ। ये दोनों ऑफिस में बैठे हुए थे और उसी नॉर्थ कोरियन का वेट कर रहे थे जिसके साथ इन्होंने एग्रीमेंट साइन किया था। दरअसल ये दोनों उन्हें काफ़ी टाइम से बातचीत करने के लिए बुला रहे थे, लेकिन वो नॉर्थ कोरियन आने को तैयार ही नहीं था। इस पर ताइल चैंगसू को दोष देते हुए कहता है कि ये सब तुम्हारी वजह से हो रहा है, क्योंकि तुम ही अपने एजेंट्स को कंट्रोल नहीं कर सके। चैंगसू को ये बात काफ़ी ज़्यादा बुरी लग जाती है और इस पर ये दोनों आपस में लड़ने लग जाते हैं। और तभी यहाँ पर वो नॉर्थ कोरियन गाय आ जाता है। वो इनसे कहता है कि तुम्हें क्या लगता है, मैं यहाँ पर तुमसे बातचीत करने आया हूँ, आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई अपने एजेंट्स को हमारे एजेंट्स के पीछे लगाने की। अब तुम लोग खुद ही अपना इलेक्शन संभालो। ये कहकर वो नॉर्थ कोरियन गाय वहाँ से चला जाता है। अब अगली सीन में हम उसी एग्रीमेंट वाली लेडी को जो से बात करते हुए देख पाते हैं, जो उन्हें बता रहा होता है कि सोहू हॉस्टल में ही कहीं पर छुपा हुआ है। वो लेडी जो को समझाती है कि 3 दिन और वेट कर लो, अगर सोहू जिंदा सलामत वापस आ जाता है तो ठीक है, वरना तुम उसी प्रोटोकॉल को फॉलो करना। तो अब अगले दिन जीसू काफ़ी खुशी खुशी चैंगसू के घर पहुंचती है, लेकिन चैंगसू की वाइफ को देखते ही जीसू का पूरा मूड ही चेंज हो जाता है। वो सीधा अपने भाई के रूम में जाती है और उसका एक सूट लेकर वापस नीचे आ जाती है। फिर जब वो शूज़ ले रही थी तब चैंगसू की वाइफ उससे कहती हैं, तुम पूरे 10 साल बाद घर लौटी हो, क्या तुम अपनी माँ को हेलो भी नहीं बोलोगी। तो दरअसल चैंगसू जीसू के फादर हैं और ये लेडी जीसू की स्टेप मदर होती है। जीसू अपनी माँ की मौत के बाद ही अपनी ग्रैंडमा के पास चली गई थी, जिसके बाद वो आज घर लौटी थी। चैंगसू की वाइफ जीसू से कहती हैं कि आखिर तुम कब तक अपनी माँ की मौत का जिम्मेदार मुझे मानोगी, मैंने तुम्हारी माँ को नहीं मारा। ये बात सुनकर जीसू को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और वो एक फ़ोटो फ्रेम उठाकर फेंक देती है, जिस पर चैंगसू की वाइफ जीसू को एक थप्पड़ मार देती हैं और जीसू नाराज़ होकर घर से चली जाती है। सीन शिफ्ट होता है और अब जीसू कपड़े और जूते ले जाकर सोहू को देती है। ये कपड़े और जूते सोहू को बिल्कुल अच्छे से आ जाते हैं। जीसू से फिर एक बैग देते हुए कहती है, तुम अपने सारे कपड़े इसमें रख देना और जब हम नेक्स्ट टाइम मिलेंगे तो मैं तुम्हारे ये कपड़े तुम्हें लौटा दूंगी। तो आज पार्टी का दिन था। सोहू अपने रूम से रेडी होकर बाहर निकलता है, वहीं जीसू भी रेडी होकर ऊपर आती है। जीसू इतनी खूबसूरत लग रही थी कि सोहू उसे देखता ही रह जाता है। अब ये दोनों नीचे जाने के लिए जैसे ही डोर ओपन करती हैं तो सामने डायरेक्टर खड़ी होती हैं। ये दोनों जाने लगते हैं, तभी डायरेक्टर इन्हें रोककर पूछती हैं कि वो दोनों ऊपर क्या कर रहे थे। जीसू जवाब देती है कि वो अपने पार्टनर को रूफटॉप का व्यू दिखाने के लिए लाई थी। अब जीसू और सोहू सेकंड फ्लोर पर पहुंचकर सभी के सामने एंट्री लेते हैं। यहाँ पर एक लड़की जो कि सभी की फ़ोटो क्लिक कर रही थी, वो इनकी भी एक फ़ोटो क्लिक कर लेती है और कहती है कि मुझसे बाद में ले लेना। वहीं अब हम दूसरी तरफ यूनसियोल को देख पाते हैं, जो कि अपने पार्टनर का बाहर वेट कर रही थी, लेकिन तभी वहाँ पर उसके पार्टनर की जगह गांग ताई आ जाता है। तो दरअसल यूनसियोल का पार्टनर गांग ताई की यूनिवर्सिटी में ही पढ़ता है और जबकि हायरयोंग ने गांग ताई को पार्टी में नहीं बुलाया, इसलिए गांग ताई अपने दोस्त से टिकट लेकर यहाँ पर आ गया होता है हायरयोंग को सबक सिखाने के लिए। यूनसियोल उसे देखकर फौरन अंदर भाग जाती है और गांग ताई उसके पीछे जाता है। वो यूनसियोल को रोककर उसे बताता है कि उसके पार्टनर को डायरिया हो गया, इसलिए उसकी जगह पर वो यहाँ चला आया। वहीं ऊपर से जीसू और सोहू नीचे आ रहे थे।
यूनसेओल उन्हें देख लेती है और जोर से गांग ताए का नाम चिल्ला देती है, जिससे उन्हें समझ में आ जाता है कि गांग ताए यहाँ पर आ गया है। दोनों वापस से ऊपर भागते हैं और एक गेम रूम में हैरियोंग के पास चले जाते हैं। वहीं यूनसेओल गांग ताए को चालाकी से रूम में भेज देती है, यह कहकर कि हैरियोंग वहाँ पर है। सीन वापस से शिफ्ट होता है जीसू की तरफ। रास्ता क्लियर होते ही दोनों वहाँ से निकलने वाले थे, लेकिन यहाँ पर हैरियोंग का बॉयफ्रेंड, वो मिलिट्री मैन जिसने फर्स्ट एपिसोड में उसे प्रपोज किया था, वो सोहू को रोककर उसे चैलेंज देता है निशाना लगाने का। यहाँ पर सोहू अपने शॉट से सभी को बिल्कुल हैरान कर देता है। फिर अब ये दोनों यहाँ से निकलकर नीचे ग्राउंड फ्लोर पर पहुँचते हैं, लेकिन वहाँ पर बुन खड़ी हुई थी, जिसे देखकर ये दोनों फिर से ऊपर चले जाते हैं। तभी यहाँ पर कुछ स्टूडेंट्स अपने पार्टनर्स के साथ डिस्को रूम में जा रहे थे और ये लोग जीसू और सोहू को भी पकड़कर अपने साथ ले जाते हैं। यहाँ पर एक लड़की जीसू को आगे कर देती है डांस करने के लिए और सभी उसे चीयर अप करने लग जाते हैं, लेकिन जीसू खड़ी रह जाती है क्योंकि आखिर वो डांस किसके साथ करे। तभी यहाँ पर सोहू जीसू के सामने आता है डांस करने के लिए और यहाँ पर हम व्यूवर्स को एक काफ़ी रोमांटिक डांस देखने को मिलता है। डांस खत्म होने के बाद जीसू की जब आँख खुलती है तो उसके बगल में हैरियोंग थी। सोहू तो दूर पर खड़ा हुआ था, मतलब ये सब जीसू की इमेजिनेशन थी। खैर, अब ये दोनों फौरन इस रूम से निकलते हैं। यहाँ पर हम बुन को रूम के बाहर देख पाते हैं। उसने शायद इन दोनों को देख लिया था क्योंकि वो काफ़ी ज़्यादा गुस्से में लग रही थी। अब सीन शिफ्ट होता है यूनसेओल की तरफ। गांग ताए देखता है कि यूनसेओल के पास सिर्फ ब्रूरी कंपनी की ही सारी चीज़ें होती हैं। इस पर वो उससे कहता है कि ज़रूर वो इस कंपनी की फ़ैन होगी। यूनसेओल जवाब देती है कि नहीं, ये उसकी डैड की कंपनी है। ये बात सुनकर गांग ताए यूनसेओल को ही चूना लगाने लगता है। उससे कहता है, तुम्हें पता है उस दिन ब्लाइंड डेट पर मैं चाहता था कि तुम मेरी पार्टनर बनो, लेकिन हैरियोंग बन गई। बेचारी यूनसेओल गांग ताए की बातों में आ जाती है और उसे सच में लगने लगता है कि गांग ताए उसे लाइक करता है। ये दोनों बातें कर ही रहे थे कि तभी जंगमिन जीसू को ढूंढते हुए रूम में आ जाती है और गांग ताए यूनसेओल को लेकर यूनिवर्सिटी के बाहर कैफे में चला जाता है। वहीं अब दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जीसू और सोहू हॉस्टल से निकलने में कामयाब हो गए थे। सोहू साइकिल पर बैठकर जाने ही वाला था कि तभी जंगमिन जीसू को भी साइकिल पर बिठा देती है, ये कहकर कि तुम्हारा इसके साथ जाना ठीक रहेगा, क्योंकि ली के एजेंट्स हर तरफ थे। अब जीसू और सोहू मेन गेट की तरफ बढ़ रहे थे। जीसू रास्ते में पूछती है, तुम्हें डॉर्मेट्री का फ़ोन नंबर पता है ना, और ये भी कि मैं रूम नंबर 207 में रहती हूँ। क्या तुम मुझसे दोबारा मिलोगी? मुझे तुम्हारे कपड़े लौटाने हैं। जीसू के इन सभी सवालों का सोहू कोई जवाब नहीं देता और अब ये दोनों गेट के पास पहुँच जाते हैं। ये दोनों यहाँ पर एक दूसरे को गुड बाय बोलते हैं। वहीं गांग ताए कैफ़े से इन्हें देख लेता है और वो फौरन से ली को कॉल करके बता देता है कि सोहू होसू यूनिवर्सिटी के बाहर है। वहीं सोहू जीसू से बिना कुछ कहे चला जाता है। बेचारी जीसू उदास होकर वापस से जाने लगती है कि तभी हम व्यूअर्स देख पाते हैं कि सोहू साइकिल मोड़कर वापस से जीसू की तरफ आ रहा था। जीसू सोहू को उसकी तरफ आता देख काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाती है। सोहू साइकिल से उतरकर उसके पास आता है और इसी के साथ थर्ड एपिसोड यहीं पर ख़त्म हो जाता है। सो आई होप वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई होगी तो लाइक, कमेंट, शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।